जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, एकदम बढ़िया। चलिए, हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम लोग जलवायु देख रहे हैं। जलवायु में हम लोग मानसून देख रहे हैं। मानसून में हम लोग 2-3 वीडियो देख चुके, मतलब मानसून में देख चुके। जलवायु अगर पूरा देखेंगे लगभग 5 वीडियो हो गए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखे जलवायु के भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, फिर इसके बाद उसके जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। इसके बाद हम लोग ये देखें कि मानसून मानसून होता क्या है। ठीक है, हम लोग ये देखें कि कुछ नहीं है, मानसून केवल पवनों का उत्क्रमण है। ऋतुओं के साथ पवनों का प्रत्यावर्तन है। ठीक है, मतलब उनकी दिशा में प्रत्यावर्तन है। ठीक, तो ये सब देखें। इसके बाद हम ये देखें कि जो मानसून आता है उसमें हैली का तापीय सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हैली का तापीय जो सिद्धांत वो बताता है कि मानसून निर्भर करता है ताप पर मुख्य रूप से। ठीक है, अगर ताप आज ठीक ठाक है तो उसी अनुसार मानसून भी निर्भर है। अगर ताप कम है तो मानसून की दिशा बदलेगी। जहाँ ताप ज़्यादा होगा पवनें उधर ही बहेंगी, उनका कहना ये था। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जैसे ही तापी सिद्धांत देख लिए, इसके बाद हम ये देखें कि अब ये मानसून कोई भी आया है। ठीक है, मान लेते हैं भारत में मानसून है, तो भारत में जब मानसून आया है तो आप देखेंगे कभी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। ठीक है, कभी बीच बीच रुक जाती है वर्षा। ठीक है, मानसून विच्छेद हो जाता है। ठीक है, तो ये सब परिवर्तन होता है, तो इनको प्रभावित करने वाले कोई ना कोई कारक होंगे। ठीक है, जब वर्षा ज़्यादा हो रही हो तो कोई ना कोई कारण होगा, जब वर्षा कम हो रही होगी तो उसका भी कोई ना कोई कारण तो होगा ही ना। ठीक है, तो हम लोग वही देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखें, इस मतलब इससे पहले वाले वीडियो के, इससे 1-2 वीडियो पहले की बात है। सबसे पहले हम ये देखें कि तिब्बत का पठार मुख्य रूप से भूमिका निभाता है क्या करने के लिए, पूर्वी जेट स्ट्रीम। पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या होती है, यहाँ से चलती हुई एक दक्षिण में शाखा जाती है, यहाँ पास तिब्बत के पठार से 2 शाखाएं निकलती हैं पवनों की, जो क्षोभ मंडल के मध्य भाग से निकलते हैं। मतलब क्षोभ मंडल के ना तो नीचे भाग में है ना तो सबसे ऊपरी भाग में। ठीक है, ऊपर मान भी सकते हैं लेकिन निचले वाले स्थान पर नहीं होगा। लगभग 8 से 13 या 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक वो बहते हैं, जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो उनकी 2 धाराएं होती है, इधर वाली जो धारा दक्षिण की तरफ आती है और फिर पूर्व की तरफ मुड़ती है, उसे पूर्वी जेट स्ट्रीम कहा गया। पूर्वी जेट स्ट्रीम भी मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मानसून में। ठीक है, मतलब उसको प्रभावित करने में। इसके बाद हम लोग अगर उसको देखने के बाद हम लोग ये देखें कि एल नीनो क्या होता है। ठीक है, एल नीनो एक प्रकार से मतलब यहाँ तो नहीं उत्पन्न होता, आसपास प्रशांत महासागर में हम लोग चित्र बनाकर देखें ना, जो दक्षिण अमेरिका, उसके दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी वाले भाग में और प्रशांत महासागर के पूर्वी वाले भाग में एल नीनो एक धारा चलती है जो गर्म धारा होती है, उसके कारण भारतीय मानसून प्रभावित होता है, तो उसको देखे थे। इसके बाद हम लोग ये देखें, इससे पहले वाले वीडियो में, जो इसके पहले वाला वीडियो, तो ये देखे कि जो हिंद महासागर है ये 2 ध्रुव के रूप में कार्य करता है। एक क्षेत्र गर्म रहता है, एक क्षेत्र ठंडा रहता है। जो पश्चिम वाला क्षेत्र है हिंद महासागर का, वो क्या होता है, वो ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ ठंडी धाराएं बहती हैं। जो पूर्व वाला क्षेत्र, जो पूर्व वाला क्षेत्र है वो हमेशा क्या होता है, ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ पास ठंडी धाराएं बहती हैं। और जो पश्चिम वाला भाग है वो गर्म रहता है। तो इसके बारे में देखें कि धारा हमेशा ठंडी से गर्म की ओर बही, और गर्म क्षेत्र से हवा ऊपर उठती है और ऊपर उठ के दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ भारत में आ जाती हैं और फिर यहाँ मानसून को प्रभावित करती हैं। ठीक, उसको देखने के बाद हम लोग फिर ये देखे हैं कि सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। सदर्न ऑसिलेशन क्या है, वो सदर्न ऑसिलेशन भी आसपास घटित नहीं होता, वो प्रशांत महासागर की घटना है। ठीक है, सदर्न ऑसिलेशन प्रशांत महासागर में घटित होता है। ठीक है, उसके प्रशांत महासागर के पश्चिमी और पूर्वी किनारे पर। ठीक है, धाराओं के बहने से उसके कारण यहाँ प्रभावित होता है, तो उसके बारे में हम कल देख चुके हैं। ठीक, आज हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं मेजन जूलियन। ठीक है, मेजन जूलियन ऑसिलेशन कहते हैं जिसे, तो आज हम उसको देखते हैं। मेजन जूलियन ऑसिलेशन कहते हैं, वो भी मतलब वो क्या है अभी हम देख ही लेते हैं, लेकिन उसके कारण भी मानसून प्रभावित होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो देखें आज इसको। आपको क्या करना है, इससे पहले वाले वीडियो देख लेने हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, और कैसा लगेगा उसको बता भी दीजिएगा। ठीक है, और आज का भी देख लीजिएगा, बता दीजिएगा। जरूरी नहीं कि अच्छा फीडबैक हो, मतलब कमियां भी तो हो सकती है ना, तो उसको भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देखेंगे आज उसी के आगे जो भी होगा। आप लोग चौथा पांचवा जो भी हो उसको आप देख लीजिएगा। हम लोग पांचवा डाल रहे हैं। ठीक है पांचवा छठा जो भी हो,
मानसून की उत्पत्ति में हम जितने देखें उसको प्रभावित कर, निर्भरता यहाँ है। मानसून की निर्भरता का मतलब किस पर निर्भर है, मतलब प्रभावित करने वाले कारक हैं मुख्य रूप से, ठीक है, जो हम लोग देख रहे हैं उसमें जितने भी देखें उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग मैडन जूलियन, ठीक है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, इसको MJO कह सकते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में भी तो यही होगा ना, ये तो इंग्लिश में ही है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है। तो अब हम इसको MJOI कह सकते हैं, MJO, ठीक है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है, MJO, ठीक है, MJO। तो मेडन जूलियन ऑसिलेशन क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं, फिर भारत के संदर्भ में देखते हैं, ठीक है। हम लोग समझेंगे कहाँ, पहले विषुवत रेखा के आसपास देख लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ हम देखते हैं भारत की स्थिति पर, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पास एक मैप बनाते हैं विश्व भूगोल को, मान लेते हैं ये क्या है, मान लेते हैं ये है क्या, विश्व का मैप है, और ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, 0 डिग्री, क्या है, 0 डिग्री, ठीक। जो मेडन जूलियन है इसमें मतलब जो ये 1971 में ये घटना बताई गई, ठीक है। जो परिघटना है ये महासागरीय या समुद्री और वायुमंडल के मध्य जो घटना घटती है उसे ही कहा गया, ठीक है। 1971 में इसको बताया गया, मेडन और जूलियन ने इसको बताया, लगभग 1971 में ही बताया, ठीक। इनका कहना क्या था, ये लोग क्या कहें कि जो मान लेते हैं विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं, सूर्य की सीधी किरणें यहाँ विषुवत रेखा पर जो 21 मार्च को कब पड़ती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर 21 मार्च, ठीक। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधी किरणें यहाँ पास पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, ठीक है, ठीक। और कर्क रेखा पर सब सीधी किरणें 21 जून को, और मकर रेखा पर हमेशा 22 दिसंबर को सीधी किरणें पड़ेंगी, ठीक। इनका ये कहना था मेडन जूलियन ऑसिलेशन की जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं वो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य पड़ती हैं, ठीक है। इसका मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास वाला क्षेत्र बहुत गर्म होगा, ठीक है, हो गया नहीं। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य क्या होगा, जो जब किरणें आपस में क्या होंगी, जब सीधी किरणें पड़ेंगी, मतलब इधर से मकर रेखा से कर्क रेखा और कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ जब किरणें क्या होंगी, जब प्रवाहित मतलब चलेंगी, ठीक है, कभी यहाँ पड़ेंगी कभी यहाँ पड़ेंगी, तब इससे क्या होगा, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी तो उसके आसपास वाला क्षेत्र गर्म होगा, जब मकर रेखा के पास पड़ेंगे नीचे वाले क्षेत्र पर तो वहां गर्म होगा, जब विषुवत रेखा के पास सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो यहाँ अत्यधिक गर्मी होगी, ठीक है। इसका मतलब केवल उस रेखा पर ये गर्मी नहीं होगी, उसके आसपास लगभग 10 डिग्री के अक्षांश पर गर्मी रहती है, ठीक है, 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे लगभग रहती है। मतलब मान लेते हैं कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के यहाँ पास सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही तो इसके नीचे भी गर्मी और इसके ऊपर भी गर्मी, ऐसा नहीं है केवल इसी रेखा पर ही गर्मी अत्यधिक पड़ेगी, इसके नीचे और ऊपर दोनों क्षेत्र पर गर्मी पड़ेगी, ठीक है। तो मेडन जूलियन ने यह कहा कि एक ही अक्षांश पर क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही, विषुवत रेखा पर, ठीक है, ये इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर, ठीक है, यहाँ पड़ रहे हैं। यहाँ समुद्र भी है, मान लेते हैं स्थल भी है, ठीक है, समुद्र और स्थल, ठीक है, दोनों रहेंगे। जब यहाँ पड़ेगा तब क्या होगा, यहाँ पास जो मान लेते हैं हवा आई, ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, ये वाला क्षेत्र गर्म हो गया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। जब ये क्षेत्र गर्म हो जाएगा, यहाँ हवा क्या होंगी, गर्म होकर क्या होती है, हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर उठती हैं। ये आपको कई बार बता चुके हैं, ठीक है, कि जब पवनें गर्म हो जाती हैं तो हल्की होती हैं, हल्की होकर ऊपर उठेंगी, और जब ऊपर उठेंगी तो भारी होती है, फिर भारी होकर वर्षा कर देती है, यही कारण होता है वर्षा का, ठीक। तो क्या होता है, जब ये वाला क्षेत्र गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से पवनें ऊपर उठी, और ऊपर जैसे ही उठी तो नीचे वाला क्षेत्र क्या हो गया, निम्न वायुदाब का हो गया। तो इसको भरने के लिए उच्च वायुदाब से पवनें आएंगी, और यहाँ पर आकर जैसे जैसे उच्च दाब से मतलब दक्षिणी गोलार्ध से और उत्तरी गोलार्ध से पवनें जब विषुवत रेखा की ओर तक आएंगी तो क्या होंगी, यहाँ जैसे ही पहुंचेंगी गर्म होंगी, गर्म होकर ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठने के बाद क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा,
जो मतलब जो वाष्पित हुआ था जल वो धीरे धीरे बूंद के रूप में संघनित होने लगेगा और एक बादल का निर्माण कर लेगा। ठीक है, और यही बादल जब बूंद बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब इसकी सघनता बहुत ज्यादा हो जाती है मतलब जल की, तो फिर वो जब नहीं सह पाता, मतलब अपने ऊपर भार नहीं सह पाता, तो वो गिरा देता है, और जब गिराता है तो वर्षा हो जाती है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि एक अक्षांश पर यदि विषुवत रेखा पर ऐसी घटना घट रही होगी। ठीक है, विषुवत रेखा का मतलब जब 21 मार्च और 23 सितंबर के सिर की सीधे किरणें पड़ रही होंगी, या निम्न वायुदाब का होगा, इसका मतलब ऊपर पवनें उठेंगी और बादल बनेंगे ऊपर। ठीक है, जब बादल बनेंगे तो इनका कहना यह है कि प्रत्येक स्थान पर समान वर्षा नहीं होती, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पास जो बादल बन रहे हैं और यहाँ पास जो बादल बन रहे हैं दोनों की घटना समान नहीं होंगी। हो सकता है कि यहाँ वाला क्षेत्र पर बादल अत्यधिक बने हैं, इस कारण वर्षा ज्यादा हो रही है, यहाँ बादल कम बन पाए हैं, इस कारण वर्षा कम हो पा रही है। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया कि एक ही अक्षांश पर सभी स्थान पर बराबर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया। जो ये हम बता रहे थे इसका मूल कारण यही था कि इस अक्षांश पर अगर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही होंगी तो प्रत्येक स्थान पर जरूरी नहीं कि वर्षा समान ही हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हवा उठेंगी लेकिन क्या होगी, ऊपर संघनन की जो प्रक्रिया हुई है, बादल बनने की प्रक्रिया हुई है, वो सभी जगह पर इस समान नहीं होगी। ठीक है, जिस स्थान पर बादल ज्यादा होंगे फिर वो वर्षा ज्यादा कर देगी, जहां पास बादल कम बने होंगे वो वर्षा कम करेंगे, और जहां नहीं बने होंगे वहां वर्षा होगी नहीं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये विषुवत रेखा की घटना, इसी प्रकार से अगर हम कर्क रेखा पर जाएंगे, जब सूर्य की किरणें वहां पड़ेंगी तो वही स्थिति वहां भी होगी। इसी प्रकार अगर मकर रेखा पर जाएंगे, मान लेते हैं ये है कर्क रेखा, ठीक, और ये है मकर रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री। ठीक, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि यदि सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही होगी तो ये जरूरी नहीं कि इस अक्षांश पर प्रत्येक स्थान पर समान वर्षा हो। उन्होंने कहा हो सकता है इस स्थान पर वर्षा ज्यादा हो, इस स्थान पर वर्षा कम हो, इस स्थान पर वर्षा ज्यादा हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये पूरे स्थान पर वर्षा समान ही होगी। ठीक है, यही है मेजर जूलियन का ऑसिलेशन। ठीक है, जहां पास ऑसिलेशन ज्यादा होगा वहां पास वर्षा ज्यादा होगी, जहां कम होगा वहां वर्षा कम होगी। इन्होंने मुख्य रूप से यही बताया। ठीक है, मतलब बादल जिस प्रकार बनेंगे उसी प्रकार वर्षा होगी। तो अब इसी को भारत के संदर्भ में देखें। ठीक है, मान लेते हैं कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही है, कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गई। ठीक है, कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और भारत मान लेते हैं कि ये है भारत। ठीक है, ये भारत है, यहाँ से कर्क रेखा ये जा रही है। ठीक है, कर्क रेखा ये है और कर्क रेखा पर ये, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला क्षेत्र गर्म है, तो ये अगल बगल क्या, ये वाला अरब की खाड़ी, ये है क्या, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये क्या है, हिंद महासागर। इसका मतलब यहाँ पास जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो हवा क्या होंगी, हवा गर्म होकर ऊपर उठेंगे, और ऊपर उठेंगी तो बादल बनाएंगी। ठीक है, जब बादल बनेगा तो वर्षा भी करेगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा यदि बादल बनने की प्रक्रिया भारत में हो रही होगी, मतलब बादल अगर इन्हीं के पास बनेगा, भारत के पास बनेगा, तो यहाँ पास वर्षा ठीक ठाक हो जाएगी। और यदि बादल बनने की प्रक्रिया यहाँ कम हुई और आगे हुआ, ये तो हिंद महासागर है, हिंद महासागर को छोड़कर आगे प्रशांत महासागर में अगर बादल बनने की प्रक्रिया ज्यादा हो रही होगी तो यहाँ वर्षा कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस वर्ष यहाँ पास बादल ज्यादा बनेंगे उस वर्ष क्या होगा, भारत में वर्षा कम होगी। जिस वर्ष भारत में अगर बादल बन गए, भारत के ऊपर ही अच्छे से बादल बन गए, तो वहां पास वर्षा ज्यादा हो जाएगी। तो इन्होंने यही बताया कि मानसून को प्रभावित करेगा। ठीक है, बादल जिस प्रकार बनेगा ऊपर जाकर उसी प्रकार वर्षा होगी। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये भी मानसून को प्रभावित करता है। तो मेजर जूलियन ऑसिलेशन ये 1971 में बताया गया, ये दोनों लोग मिलकर बताए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ठीक, समझाने में कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, इनको मुख्य रूप से ये जानिए कि एक ही अक्षांश पर हर स्थान पर वर्षा समान नहीं होती, ये इसको याद ही कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, रफ कर दें। ठीक, कि प्रत्येक अक्षांश पर ऐसा नहीं कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं तो विषुवत रेखा पर प्रत्येक जगह समान वर्षा हो। वर्षा हर जगह, आप जानते हैं कि विषुवत रेखा पर हमेशा वर्षा होती रहती, लेकिन समान वर्षा हो ये जरूरी नहीं। जहां बादल की सघनता ज्यादा होगी वहां वर्षा ज्यादा हो जाएगी, जहां बादल की सघनता कम होगी वहां वर्षा कम होगी। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखना क्या है, इसमें क्या लिखाना पड़ेगा, चलिए अच्छा लिखिए,
मेटन जूलियन ऑसिलेशन के बारे में थोड़ा देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया। इन्होंने लिखिए, इन्होंने बताया कि एक ही अक्षांश पर एक समान वर्षा नहीं होती। ठीक है, एक समान वर्षा नहीं होती। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। अब इन्होंने क्या बताया कि एक ही अक्षांश पर एक समान वर्षा नहीं होती। ठीक है, हम फिर से यहाँ थोड़ा सा बनाते हैं। मान लेते हैं ये है 0 डिग्री, ये है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, और ये है मकर रेखा। ठीक है, ये है कर्क और ये मकर रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा जो आप देख रहे हैं भारत के गई है, तो ये वही कर्क रेखा। ठीक है, भारत के अंदर विश्व हो गया ना। चलिए ठीक है। यहाँ भारत यहाँ पास है। ठीक है, ये जो भारत आप देख रहे हैं ये भारत यहाँ है। ठीक है, विश्व, ये विश्व का है, आप इसको अलग रखिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि एक ही अक्षांश पर एक समान वर्षा नहीं होती है। ठीक है, एक ही अक्षांश पर का मतलब ये मान लेते हैं विषुवत रेखा पर यदि बादल बन रहे होंगे, ठीक है, तो कहीं पर ज्यादा वर्षा होगी, कहीं पर कम वर्षा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि संगणक मान लेते हैं इस स्थान पर भूमि है, भूमि के स्थान पर जहां पास भूमि होगा, भूमि से हवा तो ऊपर उठेंगे लेकिन उसमें आर्द्रता नहीं होगी, तो ऊपर ज्यादा बादल बन नहीं पाएंगे, जिस कारण उस क्या होगा, वर्षा कम हो पाएगी। लेकिन आप ये बताइए जहां सागर है या सागर के आसपास वाले स्थल पर, वहां तो जल लेकर ऊपर हवा गई और ऊपर हुई, ठंडा हुई, बादल बने, वर्षा ज्यादा हो गई। तो जहां पास बादल बन गए ज्यादा अच्छी तरीके से, वहां वर्षा हो गई, जहां से कम अच्छी तरीके से बन पाए वहां कम वर्षा हुई। ठीक, तो ये समझ में आया। ठीक है, आप दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि इन्होंने कहा कि यह घटना 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक होता है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश मतलब ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक यह घटना देखी जाती है। ठीक है, तो 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ये 30 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, 30 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध से 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य यह घटना देखी जाती है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, यह घटना देखी जाती है। ठीक है, यह घटना देखी जाती है। ठीक है, तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये तो 23.5 डिग्री है ना। 23.5 डिग्री से थोड़ा सा अगर हम ऊपर देख लें, मान लेते हैं ये क्या है 0 डिग्री और ये है 30 डिग्री, ये मान लेते हैं। ठीक है, 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर, इसका मतलब 30 डिग्री मतलब ये 23.5 डिग्री है। तो कर्क रेखा के ऊपर वाले थोड़ा सा भाग में, ठीक है, 23.5 से मतलब आप मान लीजिए कि 7 6.5 डिग्री ऊपर और चले जाइए, या 7 डिग्री ऊपर जाएंगे 30 डिग्री, और 30 डिग्री है दक्षिणी गोलार्ध, तो इसी के मध्य ये घटना ज्यादा देखी जाएगी। कौन सी? मेडन जूलियन ऑसिलेशन, बादल बनने की जो प्रक्रिया होगी, जो सर्वाधिक होगी, वो यहीं देखी जाएगी 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक। ठीक है, ठीक, रफ करें। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इन्होंने ये बता दिया कि जहां पास बादल ज्यादा बनेंगे वहां वर्षा होगी। यदि जिस समय, अब ये अगर तीसरा पॉइंट लिखना चाहे तो लिखिए, कर्क रेखा पर भी समान वर्षा नहीं होती, समान वर्षा नहीं होती। ठीक है, इतना लिख लीजिए। कर्क रेखा पर, जब आप ये बताइए किसी भी डिग्री पर, किसी भी अक्षांश पर यदि एक समान वर्षा नहीं होगी, तो कर्क भी रेखा भी तो एक अक्षांश है, यहाँ भी समान वर्षा नहीं होगी।
ये क्यों लिखवाया गया, कारण ये कि क्योंकि ये भारत से होकर जा रही है, तो भारत के संदर्भ में लिखा है। कर्क रेखा पर भी समान वर्षा नहीं होगी, इसका मतलब क्या हुआ, यदि भारत के ऊपर वर्षा वाले बादल बने तो भारत में वर्षा होगी, भारत में वर्षा होगी, और यदि ना बने तो भारत में वर्षा कम होगी। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि जो बादल है बनने की प्रक्रिया, यदि भारत के ऊपर वर्षा वाले बादल बने तो भारत में वर्षा ज्यादा होगी, यदि नहीं बने, कम मतलब कम बना, ठीक है, तो वहां पास वर्षा प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, तो ये घटना देखी गई। ठीक है, तो इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना लिख लेंगे। कर्क रेखा पर भी समान वर्षा नहीं होती है। कर्क रेखा केवल भारत से थोड़ी होकर जाती है, कर्क रेखा तो एक गोलार्ध में है। ठीक है, ये पूरे गोलाई में उधर से भी पूरे वाले क्षेत्र पर होगा ना कर्क रेखा, तो ये भारत में दिख रही है, भारत से तो होकर जा ही रही है, अन्य देशों से भी तो होकर जाएगी। तो अगर बादल यहाँ पर सर्वाधिक नहीं बने तो कहीं और बने होंगे, जब कहीं और बनेंगे तो भारत प्रभावित होगा ही। ठीक है, रफ कर दें इसको। ठीक, और ये क्या होता है, अभी यहाँ पे लिखिए कि अगर मान लेते हैं भारत में वर्षा नहीं हो, मतलब मान लेते हैं कि हिंद महासागर के ऊपर, ये पूरा हिंद महासागर है और इसी के ऊपर बादल बन रहे हैं। ठीक है, ये जो ऐसा क्षेत्र देख रहे हैं भारत, वो तो ऐसा मान लीजिए, और इसकी ये है पानी, और इसी के ऊपर बादल बन रहे हैं, तो भारत ये है तो इसी के ऊपर बादल बने। ठीक, जब बादल यहाँ बन रहे होंगे इसी के ऊपर, ये वाला क्षेत्र है, ये है, तो ये ऐसे नहीं होकर ऐसे है ना। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक, तो क्योंकि ये आपको खड़ा लग रहा होगा तो आप बादल, तो इधर सामने आप देखेंगे बादल यहाँ बन रहे होंगे, जो ऊपर बता रहे हैं, तो जब ऐसे होगा तो वहां बनेगा। ठीक, तो अब आप इसमें क्या कहें, इन्होंने कहा कि जो बादल यदि मान लेते इसके ऊपर बना तो यहाँ वर्षा होगा, अगर मान लेते प्रशांत महासागर के ऊपर बना। ठीक है, प्रशांत महासागर, भारत यहाँ है, इधर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर ये है, ये वाला हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, ये वाला प्रशांत महासागर का क्षेत्र, यदि यहाँ पास बादल बन रहे हैं तो इसको लगभग फिर दोबारा यहाँ पहुंचने के लिए लगभग 30 से 60 दिन का समय लगता है। ठीक है, कभी कभी 90 दिन में भी लगता है। तो लगभग ये जो सेल बन रहा है बादलों का, ठीक, अब क्यों बादल घूम भी रहे हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, तो उसके आकर्षण के कारण बादल भी गति कर रहे हैं। ठीक है, बादल भी गति करेंगे, जो समुद्र का जल है वो भी तो गति कर रहा है। ठीक है, वो समुद्र की गति करने के कारण ही अब पृथ्वी मान लेते हैं भूमि के साथ, तो पूरी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के साथ घूम गई, जो पश्चिम से पूर्व की ओर मान लेते हैं घूम रही है, और जो गुरुत्वाकर्षण के साथ जो बंधे हुए हैं वो जैसे जल है, जल एक तरल है, तो ये पृथ्वी के साथ तुरंत उसी अनुसार नहीं घूम जाएगा, जिस कारणवश उनको थोड़ा टाइम लगता है घूमने में। ठीक है, और जिस कारणवश कुछ धाराएं पीछे छूट जाती हैं, जिस कारण धारा बनती है, जब हम धारा देखेंगे तब वहां देखेंगे। इस प्रकार बादल भी क्या होते हैं, बादल भी बहते रहते हैं और लगभग 30 से 60 दिन तक ये वापस घूम कर ऐसे आते हैं। मान लेते हैं यहाँ उठे, यहाँ बादल बना, मान लेते हैं यहाँ बन गया, और यहाँ पास पहुंचने के लिए मान लेते फिर यहाँ बना, तो लगभग 30 से 60 दिन का भी समय लगता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है फिर आगे वाले क्षेत्र में पहुंचने के लिए लगभग 90 दिन का टाइम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 30 से 60 या 90 दिन का समय लगता है। ठीक है, बादलों को वापस पुनः पहुंचने के लिए, ऐसे ऐसे जब गति करते हैं तो वो पहुंचते हैं। ठीक है, जिस स्थान पर मान लेते हैं इस स्थान पर ज्यादा हुआ बादल बनने, तो यहाँ वर्षा हो गई, इस स्थान पर क्या हुआ कम हुआ, मान लेते थोड़ा थोड़ा बहुत वर्षा हुई, यहाँ नहीं बना किसी कारणवश तो यहाँ वर्षा नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पास फिर हुआ तो यहाँ वर्षा हो गई। तो जहाँ पास बादल बनेंगे वहां पास वर्षा होगी, जहाँ नहीं बनेंगे वहां वर्षा नहीं होगी। यही है मेथेन जूलियन ऑसिलेशन। इसका मतलब ये मानसून को प्रभावित की ना, जहाँ बगर बादल बन गए ठीक ठाक से तो भारत में जबरदस्त वर्षा हो गई, नहीं बने तो नहीं हुई। ठीक है, तो कई सारे कारण हैं, तो उसमें से एक ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक, रफ कर दें। ठीक है, तो लगभग समाप्त हो गया हमारा निर्भरता, और ये जितना था मानसून की निर्भरता या मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, ये इतना ही थे। ठीक है, तो इतना का मतलब एक हो सकता है वाकर सेल हम नहीं देखते हैं, हम लोग
एक देख चुके हैं क्या, हम लोग वाकर सेल नहीं देख रहे हैं। वाकर सेल भी एक स्थिति होती है, वो यहाँ नहीं घटती, वो कहाँ मतलब वो प्रशांत महासागर में। तो हम लोग प्रशांत महासागर में वो देखे हैं ना, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स देखे हैं, उसी से संबंधित है वाकर सेल भी, ठीक है। वो भी क्या करता है, वहां पास गति करता है, फिर इसके बाद वहां भी पौने ऊपर उठ के फिर बढ़ जाती है दो धाराएं, उसके कारण भी परिवर्तन होता है। लेकिन हम लोग ये देखे हैं, ये सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स देख लिए हैं, बस उतना ही महत्वपूर्ण, मतलब उसी से संबंधित है। तो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स इससे पिछले वाले वीडियो में बताया गया, ठीक है, उसको देख लीजिएगा तो वो वाकर सेल भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स मतलब समझ लेंगे तो वाकर सेल समझ गए, मतलब वही चीज है, थोड़ा सा अंतर के साथ है, लेकिन वही है। ये क्या होता है, जब सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स होता है वो वायुदाब के निचले वाले स्तर होता है, लेकिन ये समुद्री वाकर सेल जो होता है समुद्री और वायुमंडल के मध्य क्या होता है, एक चक्र के रूप में बनाता है, वही स्थिति हो जाती है। लेकिन स्थिति वही चलेगी, गर्म से ठंडा, ठंड से गर्म, यही स्थिति चलती है, ठीक है। ठीक है, आप जब देखेंगे इससे पिछला वाला वीडियो आप देखेंगे सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स वाला, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मानसून को जो मानसून को प्रभावित करने वाली या मानसून की निर्भरता जिसमें थी, ये सभी बता दिया गया। तो कौन कौन से हैं, हम लोग देखें तिब्बत पठार और हिमालय, पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है, इसी संबंधित पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है। एल नीनो देख चुके हैं, ठीक है। एल नीनो के बाद हम लोग डाइपोल, इंडियन ओशियन डाइपोल देखें, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इंडियन ओशियन डाइपोल के बाद सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स देखें, 4 हो गया। आज क्या देख लिए, मॉडर्न जूलियन, ठीक है, ये मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन देख लिए हैं। उसी से संबंधित वाकर सेल भी है, उसको भी हम उसी में सम्मिलित कर मान लीजिए, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स में ही है, ठीक है। ला नीनो के बारे में बताया गया था, ला नीनो कुछ नहीं है, वो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स और वाकर सेल को मजबूत करता है। अगर सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स समझ में आ गया तो वाकर सेल और ला नीनो स्पष्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये सभी उसी से संबंधित है, तो इतना ही थे। और फिर मानसून की उत्पत्ति में हम एक सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत देखे थे वो हैली का तापीय सिद्धांत था, ठीक है। तो आप लोग को देखना ही है, ठीक है, पिछले वाले वीडियो देख के फिर इसको देखिएगा, ठीक है, या इसको देख के उसको फिर देख लिए, लेकिन देखिएगा पूरा ही, ठीक है। ठीक, तो अब हम लोग इसके बाद क्या चलेंगे, मानसून ये वाला हम लोग तो देख चुके, उत्पत्ति हो गया, उससे प्रभावित करने वाले कारक। अब भारत में वर्षा होती कैसे है, ठीक है, अब ये भी देखें कि भारत में वर्षा हो रही है, जो मानसून आ रहा है उससे वर्षा कैसे हो रही है, दक्षिण पश्चिम मानसून का जो वर्षा हो रही है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यही देखेंगे, ठीक है, कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसके कारण जो वर्षा हो रही है भारत में उसको देखेंगे। फिर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण भी वर्षा जो होती है नीचे वाले भाग में, यहाँ तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, उसको देखेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी वर्षा होती है, उसको देखेंगे। हम 3 वर्षाओं के रूप में देखें, मतलब 3 वर्षा के देखेंगे, वो ठंडी में चलती है और दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी में चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और कैसा लगा बताएंगे, मतलब बताइएगा जरूर, खराब भी लगा हो तब भी आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। ठीक, हम मिलेंगे कल, ठीक है।